हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल डियर केमिस्ट्री। चलिए बेटा, आज हम अपनी केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्लास 10th से 9 से और बहुत भी छोटे छोटे क्लासेस से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हर एग्जाम में हर जगह पीरियोडिक टेबल का बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक तरह से कह लें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन होती है। बिना पीरियोडिक टेबल के आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं कर सकते। पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल का आपके नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। और साथ में इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, जब वो क्लियर होंगे तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझने में प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना पीरियोडिक टेबल के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ सकते, बट अगर सच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ के पढ़नी है तो उसके लिए भी पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पीरियोडिक टेबल कई लेवल से इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो क्लास 12th में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक पढ़ना है। आपके इवन क्लास 11th में आप देखिए तो आपको पी ब्लॉक में दो ग्रुप पढ़ने हैं, ग्रुप 13 ग्रुप 14। तो ये ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग यहां सीखने वाले हैं। बेटा पूरे 12th में नॉर्मल कंडीशन में बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से सिर्फ आते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जनरल जो हर जगह पर इसका यूज होता है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इन हर मामलों से अगर देखा जाए, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, हर तरीके से पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस एकदम धुआंधार है। तो इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल को काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो अभी तो क्या है, अब देखो क्या होता है ना, किसी चीज की पीरियोडिक टेबल चूंकि है क्या, पीरियोडिक टेबल एक एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें हमने क्लासिफाई करके एक तरीके से अरेंज किया है और इन्हीं अरेंजमेंट की स्टडी पीरियोडिक टेबल कहलाता है। एक्चुअल में सारे एलिमेंट हमको सडनली अरेंज फॉर्म में नहीं मिले हैं। इनकी एक लंबा हिस्ट्री है, जिसे कहते हैं ना इतिहास, हिस्ट्री है। तो पहले हमको इनकी ये हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जो कि थोड़ा बोरिंग लगेगी आपको, क्योंकि वो क्या है, हिस्ट्री जैसा है ना सब, या मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब। तो टेंशन ना लीजिए, हम लोग उसको जल्दी समझ लेंगे, फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पे फोकस बनाएंगे। तो ये वाले पोर्शन बहुत कहीं पूछे नहीं जाते हैं, बहुत जाने नहीं जाते हैं, बट चैप्टर में चूंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको रिकॉल करते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 11th का यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 है, जिसे पूरा लिखा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी। तो फिलहाल हम यहां पर सिंपल बोल देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये एलिमेंटों का क्या है, क्लासिफिकेशन हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी, एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी। तो इतनी ज्यादा सब कुछ लिखने से बेटर है हम अब नेक्स्ट में इन शॉर्ट इसे सिंपल से पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, तो ये तो पीरियोडिक टेबल इसमें एक छोटा सा पोर्शन है, इसी की सारी डिटेल्ड कहानी हमको यहां पे पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इंट्रो होता है। इंट्रो क्या होता है, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एलिमेंट का इतिहास बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं। देखो बेटा, एलिमेंट आज हमारे पास नहीं है, हजारों साल पहले से हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल हैं। आपको पता है सोना, चांदी, गोल्ड, है ना, गोल्ड जो आप सोने की बात कर रहे हैं, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब हमारे पास बहुत पहले से अवेलेबल होते थे। नाम अलग होते थे। अभी हम कॉपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, जिंक को पहले लोग जस्ता बोलते थे, है ना। तो नाम बदलते जा रहे हैं, चीजें वही हैं। तो एलिमेंट हमारे पास पहले से अवेलेबल थे, आयरन, लोहा पहले से अवेलेबल थे। तो ये एलिमेंट आज से हमारे पास नहीं है, बहुत पहले से थे। बट
पहले के टाइम में क्या था कि पहले के टाइम में जो एलिमेंटों के नंबर हुआ करते थे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ करते थे, वो बहुत कम होते थे। तो स्टार्टिंग में इतने कम एलिमेंट थे, उनके लिए हमें कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती थी। हम बहुत नॉर्मल कंडीशन में उन्हें क्लासिफाई कर ले जाते थे। आप सोचिए, एक आप स्कूल में जा रहे हो और आपके सेक्शन में 8 से 10 बच्चे पढ़ रहे हो, तो उन 8 से 10 बच्चों की कंप्लीट बायोडाटा, बच्चा कहां से आता है, कितने बजे आता है, कब उठता है, कब सोता है, कब नहाता है, क्या खाता है, सब कुछ अगर वो आपके क्लास टीचर चाहें तो A to Z डिटेल रख सकते हैं। लेकिन अगर उसी क्लास में 70, 80, 90, 100 की स्ट्रेंथ होनी शुरू हो जाए, तो क्या उन सारे बच्चों का सारा रिकॉर्ड इतनी आसानी से रखा जा सकता है? यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, हमारे सामने प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। और हम इतने महत्वाकांक्षी होते हैं, कह लीजिए इतने ज्यादा वो होते हैं कि हमें हमेशा वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जिसके पास जितना होता है हमेशा वो उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट रखता है। आज साइकिल से हैं तो कल बाइक चाहिए, कल बाइक है तो फिर 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर है तो समझ रहे ना, डिमांड बढ़ती जाती है। तो उसी तरीके से स्टार्टिंग में हमारे पास नेचुरल एलिमेंट थे। नेचुरल मतलब गॉड गिफ्टेड, जो ऊपर वाले ने हमको दे के भेजे थे, ले बेटा इतना एलिमेंट ले, पढ़ समझ बूझ जो करना है कर। एक तरह से हमारे लिए खिलौना दे दिया था, हम उसमें खेल रहे थे। अब क्या है, साथ में एक तो दिमाग भी दे दिया है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सबके पास है। तो वो दिमाग का लगा करके हम लोग का ना अभी तो ही कम है, हम और एलिमेंट बनाएंगे। तो धीरे धीरे जो नेचुरल एलिमेंट थे हमारे पास वो तो थे ही, हमने मैन मेड एलिमेंट भी बनाना शुरू कर दिया, खुद का भी एलिमेंट बनाने लगे। अब एक तो नेचुरल है, ऊपर से हम भी बना रहे हैं, तो धीरे धीरे एलिमेंटों के नंबर क्या होते गए, बढ़ते गए। अब जब धीरे धीरे एलिमेंटों के नंबर्स बढ़ते चले गए बेटा, तो धीरे धीरे जब एलिमेंटों के नंबर बढ़ते चले गए, तो हमारे लिए उनको रिकॉग्नाइज करके, उनकी प्रॉपर्टी को याद करके, उनके बारे में सब कुछ समझ के रख पाना थोड़ा मुश्किल हो गया, डिफिकल्ट हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कैसे समझें, क्या करें। यह एक मेजर प्रॉब्लम हमारे साथ आने लगी। तो यह हुआ कि चल भाई ये समस्या है, तो क्यों ना हम इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैटेगराइज कर देना। आप क्लास 11th में स्टार्टिंग में अपने स्कूल में जाइए, 2, 4, 10 बच्चे, ऐसा तो है नहीं फर्स्ट डे ही 10th क्वालिफाई किया और फर्स्ट डे ही 100 बच्चे, 200 बच्चे, 400 बच्चे आ गए। भाई स्टार्टिंग में तो कम बच्चे आएंगे ना। तो सेक्शन क्या हुआ, पहले ही सेक्शन नहीं बैठेगा, सभी मैथ बायो सबको एक ही में बैठाया जाएगा। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, मैथ बायो को अलग करेंगे और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बायो को में पार्ट बनाएंगे, मैथ्स में पार्ट बनाएंगे, यानी सेक्शंस बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक से ज्यादा का प्रोसेस है। अब एक सेक्शन से जब आप 2 सेक्शन बनाते हो, तो दिमाग में यह आता है कि हम कौन सी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं सेक्शन को डिवाइड करने के लिए। हमारा क्राइटेरिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू क्लासिफाई द कंपाउंड्स, या जो भी चीजें हैं। तो हमारे साथ भी समस्या यही आई, एलिमेंट के साथ भी प्रॉब्लम यही आई कि भाई एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए तो किया कैसे जाए, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी उसकी ली जाए जिसके बिहाफ पे हम उसके करें, चल है एलिमेंट, तुम यहां बैठो, तुम यहां बैठो, तुम यहां, तुम नाटे हो, तुम मोटे हो, तुम छोटे हो, करके अलग कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लेके चले, समझ ही में नहीं आ रहा था। अब जब उसकी प्रॉपर्टी का पता लेते नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी को क्राइटेरिया मान के हम क्लासिफाई करें, साइंटिस्ट बहुत उलझन में थे भाई, बहुत उलझन में थे। जिसको जो समझ में आता था वो उस बिहाफ पे बना देता था। कोनो कहे कि चलो ऐसा करते हैं कि मैन मेड को अलग कर देते हैं, नेचुरल को अलग कर देते हैं। कोई कहा कि भाई जिनकी वैलेंसी ज्यादा है, वैलेंसी क्लास 10th में पढ़ा, इतना छोटा मोटा तो जान ही रहे होगे, जिनकी वैलेंसी कम है, एक सिमिलर वैलेंसी वालों को एक साथ हर एक ग्रुप में सेम वैलेंसी कैरी करने वालों को बैठा दें। कोई कहा कि ऐसे एलिमेंट ले लो जो सब गैस है उनको एक तरफ कर दो, जो लिक्विड है उनको एक तरफ कर दो, जो सॉलिड है उनको एक तरफ कर दो। सब अलग अलग रूल रेगुलेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन कहते हैं ना कि क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, बस खाली बंटवारा कर देना नहीं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जिससे हमारा एफर्ट कम लगे। कम एफर्ट में ज्यादा वर्क डन जब होता है तो उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं।
हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि अगर हम अपने ग्रुप के किसी एक, यानी जिसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली, अगर हम हेड ऑफ द फैमिली के बारे में जान जाएं तो हम बाकी सबके बारे में बता दें कि ये सब भी ऐसे ही होंगे। कहते ना, अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हारे घर वाले कैसे होंगे, या ये ऐसे हैं तो इनके दोस्त कैसे होंगे। वो कहते हैं कि आप अपने बारे में, अपने दोस्तों के दुश्मन के बारे में बताओ, हम आपके बारे में बता देंगे। फेमस कॉन्सेप्ट है, फेमस डायलॉग है, भाई तू अपने दुश्मन के बारे में बता, हम तुझे तेरे बारे में बता देंगे कि तुम क्या चीज हो। जिससे हमारी नहीं बनती, इसका मतलब हमारी थॉट, हमारी स्किल, हमारे सोचने की टेंडेंसी उससे डिफरेंट होगी। सिंपल लॉजिक है। तो उसी तरीके से हम ऐसा कुछ करना चाह रहे थे कि अगर हम अपने ग्रुप में किसी एक एलिमेंट को हेड ऑफ द फैमिली के बारे में अगर हम जान जाएं कि ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा करता है, तो हमें उसके बाकी के सारे के बारे में पढ़ने की जरूरत ना हो, हम सबके बारे में समझ जाएं, हाँ ये सब ऐसे होंगे। हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, 9-10 का इधर उधर, तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे, बट मेजॉरिटी पोर्शन तो समझ में आ जाए भाई। ये हमारे क्लासिफिकेशन का मोटो होना चाहिए था। मोटो था कि हम इसी को करने वाले हैं, और इस चीज को फोकस करके अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना एफर्ट लगाना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग थे, कुछ सक्सेस हुए, कुछ नहीं सक्सेस हुए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक लोग दो लोग नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अभी हम जिस प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, क्या आपको क्या लगता है यूट्यूब पे एक दो लोग पढ़ा रहे हैं? बहुत सारे एजुकेटर्स लगे हैं, कुछ लोग इंटरटेन कर रहे हैं, कुछ लोग मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेट कर रहे हैं, कुछ लोग डांस परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोग उसी में, समझ रहे ना, अलग अलग क्राइटेरिया चल रही है। सब सक्सेसफुल नहीं होंगे, कुछ सक्सेस होंगे, कुछ दिन बाद फ्लॉप हो जाएंगे। तो उसी तरीके से क्लासिफिकेशन करते टाइम सब सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन कर ले तो ये तो जरूरी नहीं है। तो जिनका क्लासिफिकेशन का आगे हमारे आने वाले टाइम में कोई रोल नहीं था, हम उनके बारे में, हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया, उनके बारे में कोई पूछबो नहीं करता, ना कहीं लिखा गया है एकदम घटिया, हटाओ इसको। ऐसे क्लासिफिकेशन जिनका हमें आगे चल के कहीं कुछ यूज करना है, जो हमारे किसी काम आने वाले हैं, हम सिर्फ उन्हीं क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करके आगे लेके आते हैं। अब कहते हैं कि चल भाई क्लासिफिकेशन तो करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहला जो हमारा ट्रेड स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डोवेनियर ट्रेड्स। डोवेनियर लॉ ऑफ ट्रेड्स कहते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, ऑलरेडी क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है, 9th या 10th में, आई थिंक 9th या 10th में किसी में था, डोवेनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड, आई थिंक 10th में ही था, सॉरी 10th में था। तो हम उसी को पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा स्टार्ट होता है डोवेनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स। डोवेनियर लॉ ऑफ ट्रेड्स क्या था? इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया क्या कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीन एलिमेंटों का ग्रुप बनाया। कितने एलिमेंटों का? तीन एलिमेंटों का क्या बनाया? ग्रुप बनाया। और तीन एलिमेंटों के ग्रुप में उन्होंने लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी कैरी करने वाले एलिमेंटों के तीन एलिमेंटों का ग्रुप बनाया। जैसे हमारे पास एक हो गया लिथियम, एक हो गया सोडियम और एक हो गया पोटेशियम। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई इसका एटॉमिक मास ले ले, चल इसका एटॉमिक मास 7 होता है, इसका एटॉमिक मास ले ले, चल इसका एटॉमिक मास हो जाता है 39। तो कहा क्या कि अगर आप इसके एटॉमिक मास और इसके एटॉमिक मास को सम करके उसका मीन निकाल लीजिए। चलो सम करते हैं, तो 7 + 39 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? टोटल 2 का हमने किया तो 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर ऐसा करोगे तो 7 + 39 9 और ये 46 हो जाएगा। 46 को 2 से डिवाइड करोगे बेटा 23 आ जाएगा। तो इन्होंने कहा इस बंदे का एटॉमिक मास 23 हो जाएगा, और रियली में इसका एटॉमिक मास 23 था। सारे बंदे हैप्पी, खुश, वाओ देयर इज अ ग्रेट अचीवमेंट, गुड, आपने एक वर्क डन किया। डोवेनियर फीलिंग हैप्पी, खुश हो गया डोवेनियर। आगे बढ़े। अब चूंकि डोवेनियर को अच्छा लग गया तो डोवेनियर फिर कंटिन्यू हो गए। अब कि उन्होंने क्या किया, एक और सीरीज बनाई, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नाम तो सुना ही होगा सबने। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। आप टेंशन ना लीजिए, कुछ बच्चों को इनका एटॉमिक मास लर्न नहीं होगा, डजंट मैटर। आपको एटॉमिक मास अगर एग्जाम में आएगा तो दिया जाता है। तो यहां तो बस हम एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो उसके लिए चिंता ना करिए। इसका अभी हम बता दें आपको, 80 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है और ये होता है 127।
अब क्या किया इन्होंने, इनको भी वही काम करो जो वहां अप्लाई किए थे, 35.5 प्लस 127, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2 से करो। अब जब इसको डिवाइडेड बाई 2 से करोगे तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो बेटा, 81.25 आएगा। अरे ये 0.5 है तो 2.5 आएगा, इसका 81 आ जाएगा, जबकि इसका 80 था। कुछ जो एक्साइटमेंट था उसमें कुछ कमी आ गई। पहला वाला तो एग्जैक्ट मैच हो गया था, बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रहे थे। दूसरा वाला लगभग के आया, चलो मान लिए भाई, चल ठीक है तेरा भी सही है, तू भी मान ले तेरा भी हो जाएगा। आगे बढ़े आगे बढ़े, अब की बार ले आए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। आप टेंशन न लीजिएगा, इन सारे एलिमेंटों के नाम A to Z आपको याद कराऊंगा, टेंशन ना लेना, सब याद कराऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइए। अब यहां पर क्या किए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या किए, इसका था 40, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है बेटा, और इसका कितना था 137। तो क्या किया, 40 इसको ले लिया प्लस 137 ले लिया और डिवाइडेड बाई किससे कर दिया बेटा, 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया। 88.5 इसका आ गया, कितना आ गया 88.5, फिर से एग्जैक्ट नहीं आया, इसका 86 होता है और 88.5 यानी राउंड ऑफ के फिगर में आ गया। ऐसी प्रॉब्लम्स को देख के चलो अभी तक तो ठीक है, गलीमत है यार, उसी के इर्द गिर्द ना आ रहे हो, लेकिन अभी तो बहुत कहानी बदलने वाली थी। आगे आया एक आयरन, कोबाल्ट और निकल का 3 का सीरीज बनाया। किसका बनाया, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 3 एलिमेंट लिए, आयरन, कोबाल्ट और निकल। अब आयरन, कोबाल्ट और निकल में जब देखें तो इनका एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा का डिफरेंस ही नहीं है, इनके एटॉमिक मास में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है, इनका नियरली सेम होता है। तो जब इनका निकाला गया तो वो चीज फॉलो नहीं हुई, यानी बेकार हो गई। अब इनके बाद ये फॉलो नहीं होता। अगर आप देखना चाहें तो एग्जैक्ट मैच सिर्फ एक ही पे हुआ, उसके बाद अप्रॉक्स में आने लगा, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। यानी जितने एलिमेंट उस टाइम में डोबेनियर ट्रेड में अवेलेबल थे, उतने में भी डोबेनियर का ट्रेड अप्लाई नहीं हो पाया। अब आप कहेंगे यार जब अप्लाई ये नहीं हो पाया तो पढ़ाया कहां जा रहा है। रीजन ये है कि इन्होंने एक दिमाग में क्राइटेरिया लाई, हम एलिमेंटों को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंजमेंट करेंगे, जो आगे चल के पूरे पीरियोडिक टेबल में एक जबरदस्त रिवॉल्यूशन लाया, और जिसकी वजह से आज आप पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं उसका नया रूल है। यानी ये बहुत हेल्पफुल रहा आगे आने वाले साइंटिस्टों को उनके क्लासिफिकेशन करने में। यानी इस मेथड की वजह से आगे का क्लासिफिकेशन काफी आसान हो गया, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो ये तो बात हो गई डोबेरियस लॉ ऑफ ट्राइड्स का, और ये कैसे हुआ, क्यों फेल हुआ, ये सारी बात आपको मैंने समझा दी। अब इसके बाद अगला आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आता है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आता है। तो अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल पे। चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया होगा। आइए अगला चलते हैं। तो नेक्स्ट वन आपका जो है वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, जो भी कह लीजिए आप, डजेंट मैटर। मैटर सिर्फ इतना है, नाम में कुछ नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये क्या कहना चाह रहे थे, इनकी क्या कहानी थी, समझते हैं। ये भाई साहब भी, इनका थोड़ा सा ना सिस्टम थोड़ा सा उससे अलग था। देखो किसी भी चीज को बस भक दे, मुंह खोला बक दिया, ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज पे जब एनालिसिस करके दिमाग लगा के कोई चीज बोली जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा क्या कि इन्होंने एक सिस्टम होते हैं, सॉन्ग सिस्टम देखा होगा, 7 सुर होते हैं। कौन कौन से सुर होते हैं, एक को बोलते हैं सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी और वापस से सा। तो सा रे गा मा पा ध नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा।
ये वाला कॉन्सेप्ट है। इन्होंने क्या कहा, इसी जैसे हम कहते हैं ना सारे गामा पा धा नी सा, फिर वापस आ जाते हैं सारे गामा पा धा नी सा। इन्होंने कहा कि इसी तरीके से एलिमेंटों को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाइए और हर एक आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो अपने से पहले वाले से मैच कर रही होगी। फिर से मैं बोलूं, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, लिथियम। हाइड्रोजन, आप सोचोगे बीचों में हीलियम कहां गया, हीलियम उस समय नहीं था, और वैसे भी नोबल गैसेस को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से एकदम बाहर रखा गया है। तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद कौन हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर यहां पे आ गया फ्लोरीन, है ना, सोडियम, बेरिलियम, सोडियम हो गया, लिथियम, सोडियम, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, है ना। फिर यहां पे आ गए क्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। यहां तक का कहानी बहुत शानदार, जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग तरीके से चल रही थी। इसी के बाद से फिर उन्होंने और कुछ अरेंजमेंट एलिमेंटों के किए। एलिमेंटों के अरेंजमेंट में जैसे उन्होंने रखा टिटेनियम, टाइटेनियम जिसे कहते हैं, ठीक है, और फिर क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इस तरीके से एलिमेंटों को क्या किया, अरेंज कर दिया। अब देखो, जब अरेंज किया तो यहां पे थोड़ा सा इसको एक्सचेंज कर लो, इसको हो जाता है ये क्रोमियम और ये हो जाएगा टिटेनियम। क्रोमियम, टिटेनियम, मैग्नीज, आयरन, इस तरीके से अरेंज करते गए। शुरुआत में तो कहानी सब सही चल रही थी। आप देखो ना, ये सीरीज सिस्टम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां वाला फिर से पहले वाले के सिमिलर हो जा रहा था। तो इन्होंने क्या देखा भाई, अगर आप उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए चले जाओ, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हुए चले जाओ, तो हर एक 8वां एलिमेंट अपने से पहले वाले एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी को दिखाने वाला है। इसी को उन्होंने कह दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 8 एलिमेंटों के बाद का। और ये जो रिपीटिशन हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी जो कैरी करने वाले एलिमेंट वापस से आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो एक बात बताओ, क्यों डोबेनियर ट्रेड लिया गया? क्योंकि इन्होंने भी तो मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उन्होंने भी वो किया था। उन्होंने भी प्रॉपर्टी को किया, उन्होंने बस अंतर क्या था, उन्होंने सिर्फ मास पे फोकस किया था। यहां देखो, इन्होंने प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट निकाल डाला, हर एक इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी कैरी करने वाले एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। लेकिन ये कहानी लोअर एलिमेंटों पे अप्लाई अच्छे से हो रही थी, लेकिन जब हम हायर एलिमेंटों पे जा रहे थे तो ऐसे जैसे ये क्रोमियम, टिटेनियम, मैग्नीज, आयरन, तो यहां पर ये अप्लाई नहीं हो रहा था। क्रोमियम की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती, टिटेनियम की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती, मैग्नीज की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती, आयरन की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती। तो आगे गए तो इनकी प्रॉपर्टियां इनसे मैच नहीं कर रही थी और यहां पर इनका जो रूल था वो गलत हो गया, मतलब एक्सटेंड नहीं हो पाया। लेकिन इनके इस बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि इन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी जोड़ दी, पीरियोडिसिटी। एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर हम इस तरह से बढ़ाएं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी कैरी करने वाले एलिमेंट क्या होंगे, रिपीट होंगे। ये आगे चल के बहुत बेनिफिशियल हुआ। आगे चल के सारे लोग इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिए, जिस वजह से इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया और इसके लिए इनको प्राइज भी दिया गया था, इसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था। ये इतना बेस्ट वर्क था, भले सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन हेल्प तो किया ना, यानी एक स्टेप आगे आ गए। हम कहते हैं ना कि हर एक काम, हमारी लाइफ का हर एक काम हमें एक स्टेप ऊपर ले जाता है। बेटा आज अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो अपने लाइफ में एक स्टेप ऊपर जा रहे हो, अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हो एक स्टेप डाउनवर्ड जा रहे हो। हर दिन आपके लाइफ का एक स्टेप ऊपर ले जा रहा है। उसी तरीके से ये क्लासिफिकेशन
ये न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को एक स्टेप ऊपर तक पहुंचा दिया था। लोगों के दिमाग में यह बात फीड हो गई थी कि हम इस बिहाफ पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर एक एलिमेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टी नोट कर लें तो बाकी नीचे का काम बन जाएगा। इस तरीके से न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल सक्सेस हुआ। अब आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? लोथर मेयर कर्व सीखेंगे। लोथर मेयर ने कैसे अपना दिया, यानी क्या कैसे उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया, और मेंडलीव का पुराना पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव फिर आए उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये दोनों बातें हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए इनको अच्छे से रिकॉल करिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू।